बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 1 नवंबर है और दिन है बुध का। जस्टिस काजी फाइज इस साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने आज फैज़ाबाद धरना केस की समाअत की है, जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब थे और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब थे। वैसे एक के बाद एक केस में ये बात वाज़ेह होती चली जा रही है कि काजी फाइज इस साहब सिर्फ सिलेक्टेड चीज़ें कर रहे हैं और वो वैसे तो दर्स देते हैं कि सच बोलो और मरना भी है, कब्र में भी जाना है, अल्लाह को भी जवाब देना है, लेकिन उनकी पूरी प्रोसीडिंग मुकम्मल तौर पर बता रही है कि वो एक सिलेक्टेड चीज़ करना चाह रहे हैं। और जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब और 18 सितंबर से पहले का नवाज शरीफ जो है वो एक पेज पर हैं, क्योंकि मियां नवाज शरीफ ने इक़्तिदार की खातिर सरेंडर किया। वो बिल्कुल लेट गए। शहबाज शरीफ ने जब जाके बताया कि मुझे बड़ी डांट पड़ी है, उसके बाद से नवाज शरीफ साहब ने वो बातें नहीं कर रहे जो उन्होंने लास्ट 18 सितंबर की खिताब में किए थे। और अब नवाज शरीफ तो वो बात नहीं कर रहे, लेकिन काजी फाइज ईसा साहब जो है उस नवाज शरीफ के उस मिशन की तकमील, यानी ये तो मैं नहीं कहता कि काजी फाइज साहब सोच समझ के वो काम कर रहे हैं कि नवाज शरीफ के मिशन की तकमील हो, जो नवाज शरीफ के अंदर का बुग़्ज़ और नफरत है वो पूरा हो, लेकिन काजी फाइज ईसा साहब के जो इक़दाम हैं उससे बहरहाल वही चीज़ें हो रही हैं जो नवाज शरीफ चाहते थे। तो अभी तक काजी फाइज ईसा साहब जब से चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने हैं, कोई एक भी इक़दाम उनका ऐसा नहीं हुआ जो शरीफ ख़ानदान को जिसने हर्ट किया हो, जिससे शरीफ ख़ानदान को नुकसान हुआ हो, या जिससे शरीफ ख़ानदान के सियासी दुश्मनों को जो है वो कोई फ़ायदा हुआ हो। बल्कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने जो केसेस भेजे जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब के पास, उन्होंने उसमें ऐसे इक़दाम पास किए, ऐसे अहकामात पास किए, ऑर्डर्स ऐसे पास किए कि उसके बाद से आप देख लें कमरान मंगिश वाला मामला, एक से रिहा होते हैं, दूसरे में गिरफ्तार हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें उसकी। तो इस वक्त तक काजी फाइज ईसा साहब के चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनने के बाद से अब तक हर वो चीज़ सुप्रीम कोर्ट से हो रही है जो शरीफ ख़ानदान चाहता है। तो जाहिर है काजी फाइज साहब के जहन में ये बात है कि काजी फाइज साहब जब चीफ जस्टिस जब उनके ऊपर केस बना था, जो उनके असास जदादें बीवी बच्चों के थे, उस वक्त नून लीग ने बहुत उनका सपोर्ट किया था, नून लीग के वकला ने बहुत सपोर्ट किया था। शायद यही वजह है कि काजी साहब जो है वो अब उनके ऊपर एक होता है, बंदे के ऊपर एक होता है कि यार उन्होंने मेरे ऊपर बड़ा एक एहसान किया था तो उस एहसान का बदला चुकाया जाए, या जो भी है। या ये भी हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं कि ये हो, ये भी हो सकता है कि माइंड सेट एक हो नवाज शरीफ साहब का और काजी फाइज साहब का, दोनों इस वक्त ज़हनी तौर पर सेम पेज पर हों, एक नज़रियाती तौर पर सेम पेज पे हों। इसके अलावा कोई चीज़ नज़र नहीं आती। ये ड्रॉप सीन हो गया है। कोई लोग ये समझ रहे थे ना कि ये जो फैज़ाबाद धरना केस है, शायद मैं भी उन लोगों में से था जिनको लगता था कि ये ओवरऑल इदारों के किरदार के हवाले से नहीं, ये स्पेसिफिक सिर्फ जो उस वक्त के डीजीसी थे उनके बारे में और उसके अलावा नहीं है, या मैक्सिमम आर्मी चीफ, क्योंकि उस वक्त जनरल फैज़ साहब का तो उनके तवज्जुह से वो फैज़ाबाद धरने का जो मुआहदा हुआ था, लेकिन उसमें शुक्रिया जो है वो आर्मी चीफ का भी अदा किया गया था। अब मामला ये है कि ये 5 घंटे 10 मिनट की समाअत है, वीडियो ज़रा तवील होगी, पूरा अहवाल आपको बताता हूँ। देखें, ये जैसे समाअत का आगाज़ हुआ तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि पहले गुज़िश्ता समाअत का हुक्मनामा देख लें। तो उस पर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान साहब ने गुज़िश्ता समाअत का हुक्मनामा जो है पढ़ा है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या अफसार आलम यहाँ मौजूद हैं। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि हमें बताया गया है कि वो रास्ते में हैं। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए इस्तफसार किया कि आपने साबिक चेयरमैन पैमरा अफसार आलम के बयान हल्फी पढ़ा है। उन्होंने वजारत दिफा के एक अफसर पर संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। अगर अफसार आलम के इल्ज़ामात दुरुस्त हैं तो ये मामला आपसे मुतल्लिक है। क्या अब भी आप नज़रसानी दरखास्तें वापस लेना चाहते हैं? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वफाकी हुकूमत ने धरना केस में फैसले पर अमल दरामद के लिए मामले पर एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील दे दी है। चीफ जस्टिस ने सवाल उठाया कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कब कायम हुई। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि कमेटी 19 अक्टूबर को कायम की गई। तो अटॉर्नी जनरल ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की तश्कील का नोटिफिकेशन जो है वो पढ़कर सुनाया। तो इस दौरान जो है वो अफसार आलम साहब भी कमरा अदालत में दाखिल हो गए और वो आके एक नशिस्त पर बैठ गए। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि कमेटी अपनी रिपोर्ट किसको पेश करेगी। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि कमेटी अपनी रिपोर्ट वजारत दिफा को पेश करेगी। रिपोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश की जाएगी। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि सारी मशक से असल चीज़ मिसिंग है, ये सब एक आई वॉश है, सब लोग नज़रसानी वापस ले रहे हैं। तो ये कमेटी जो इसके TORs हैं वो आंखों में झूल झोंकने के मुतरादिफ है, और इस तरह तो हर कोई बरी जुमा हो जाएगा। हुकूमत इस मामले को हैंडल करने के काबिल ही नहीं है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस्तफसार किया कि क्या आप आज ज़मानत देते हैं कि मुल्क में जो हो रहा है वो आइन के मुताबिक है। अभी अतर मिनल्ला साहब ने यह सवाल किया था कि काजी फाइज साहब ने और टॉपिक छेड़ दिया। काजी फाइज साहब नहीं चाहते थे कि ये वाला टॉपिक डिस्कस हो, क्योंकि काजी फाइज साहब बहुत सिलेक्टेड चल रहे हैं, बहुत स्पेसिफिक, सिर्फ जनरल फैज़ तक वो चाह रहे हैं कि जनरल फैज़ किसी तरह कटहरे में आए, जो नवाज शरीफ चाहते हैं, इसके अलावा नहीं। तो दोबारा सुने, जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस्तफसार किया कि क्या आप आज ज़मानत देते हैं कि मुल्क में जो हो रहा है वो आइन के मुताबिक है। चीफ जस्टिस ने इससे पहले कि कोई जवाब आता तो चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि हुकूमत मामले को हैंडल करने की अहल ही नहीं।
एक साहब बाहर से इम्पोर्ट होते हैं और पूरा मुल्क मफलूज कर देते हैं। मतलब आपको काजी साहब डॉक्टर तारुल कादरी तो नज़र आते हैं, आपको मौलाना फजल रहमान नज़र क्यों नहीं आते जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बाहर आके जो कुछ किया था? आपको पीडीएम क्यों नहीं नज़र आती जिन्होंने जिस तरह से इकदाम किए और उस वक्त इमरान खान की हुकूमत के हवाले से? आपको और जत्थे क्यों नहीं नज़र आते? आपको और चीज़ें, मतलब हर वो चीज़ नज़र आती है जो नून लीग के ख़िलाफ़ हो। यानी डॉक्टर तारुल कादरी जो हैं, क्योंकि वो नून लीग के लिए थ्रेट थे और वो आ रहे थे, नून लीग के एक थ्रेट थे, तो नून लीग ने साने मॉडल टाउन कर दिया, नवाज शरीफ नून लीग ने साने मॉडल टाउन किया। उसके बाद तो फिर और ज़्यादा उनका डॉक्टर तारुल कादरी का हो गया कि FIR नहीं काट रहे, तो उन्होंने एहतजाज किया। काजी फाइज़ साहब, कभी आप इस पर भी देख लें कि आपकी सुप्रीम कोर्ट का हुक्म जो है कि 3 माह के अंदर अंदर JIT के ऊपर फैसला करें कि साने मॉडल टाउन की JIT जो है वो कानून के मुताबिक बनी है या नहीं बनी। उसको कितने साल हो गए, वो 3 चीफ जस्टिस गुजर गए हैं और आज तक उसके ऊपर फैसला नहीं हो सका। उसको भी ज़रा देख लें काजी साहब। काजी साहब का मसला यह है कि हर वो चीज़ उनको उनकी नज़र में, उनकी जो ऐनक है ना, वो सिर्फ नवाज शरीफ के एंगल से और नून लीग के एंगल से देखती है। भाई आप डॉक्टर तारुल कादरी के जमात के 17 लोग शहीद हो गए और उनके कारकुन इतने कमिटेड हैं कि एक बार डॉक्टर तारुल कादरी कह देते कि हमने खुद अपना बदला लेना है तो 2 घंटों के अंदर अंदर बदला ले लिया जाता। लेकिन उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो आइन और कानून के रास्ते पर चलें, अमन के रास्ते पर चलें। लेकिन मसला यह है कि आइन और कानून के रास्ते पर जो चलेगा उसके साथ वही होगा जो सब पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। जिसके पास फिर जो होगा, जो जजेस को मैनेज कर लेगा, अदालतों को मैनेज कर लेगा, जिसके तल्लुकात होंगे, उसके साथ उसको वही रिलीफ मिलेगा जो नवाज शरीफ को मिल रहा है। तो ये एक मतलब काजी साहब के दिमाग से उतर ही नहीं रहे डॉक्टर तारुल कादरी साहब कि हर उसमें उनको ले आते हैं, वरना खुद कहते हैं अच्छा नून लीग के मतलब कोई बात हो, नवाज शरीफ के मतलब कोई बात हो, उस पर रोक देते हैं। नहीं, जो बंदा है नहीं हमारे सामने उसके बारे में बात ना करें, जो मामला हमारे सामने नहीं उस पर बात ना करें। डॉक्टर तारुल कादरी हर समात में याद आ जाते हैं क्योंकि वो नून लीग के मुखालिफ समझे जाते थे, मुखालिफ समझे जाते हैं। उन्होंने जो लोगों को एजुकेट किया 2014 के धरने में, उन्होंने जो बातें डॉक्टर तारुल कादरी साहब ने की थी 2013 वाले धरने में सेम वही बातें हुई हैं। उन्होंने कहा था, उनके आजकल क्लिप बहुत चल रहे हैं कि ये इलेक्शन के बाद वही सारा निज़ाम होगा। उन्होंने जब नवाज शरीफ की एक सजाएं हुई थी उस वक्त उन्होंने कह दिया था कि इनको क्लीन चिट मिलेगी। ये सब इनको सारी चीज़ों से क्लियर करने के लिए हो रहा है। उसके बाद काजी साहब कहते हैं कि एक साहब बाहर से इम्पोर्ट होते हैं और पूरा मुल्क मफलूज कर देते हैं। हम जानना चाहते हैं धरने का असल मास्टरमाइंड कौन था। ये पूरी काजी साहब की जो रिहर्सल है ना, पूरा फैज़ाबाद धरना के स्टेकअप करने की, वो है कि जनरल फैज़ का नाम को ले दे, बस जनरल फैज़ को फांसी लगा दो, बस ये एक है इनका जनरल फैज़ के हवाले से, और कोई मसला नहीं है काजी साहब का। इनके दौर में जो बदतरीन जो कुछ चीज़ें हो रही हैं, इंसानी की पामालियाँ हो रही हैं, जो कुछ हो रहा है उससे काजी साहब को कोई लेना देना नहीं है। वो एक ही मकसद लेकर बैठे हुए हैं कि जनरल फैज़ को जो है वो फांसी लगवाना है, बस जनरल फैज़ कटहरे में आ जाएँ और PTI के साथ जो हो रहा है वो होता रहे। अगर उनको कोई अदालतें रिलीफ दे रही थी तो वो सरदार तारिक मसूद साहब के ज़रिए वो रास्ता बंद करवा दिया और नवाज शरीफ को रिलीफ सारे मिले। पूरा हर चीज़ सिर्फ नवाज शरीफ के गिर्द घूम रही है काजी साहब की। फिर कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में फैसला दिया, उस पर अब तक अमल दरामद क्यों नहीं किया गया। हम इस कमेटी की रिपोर्ट किसी सूरत नहीं देखेंगे। जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस्तफसार किया कि बताया जाए कि ये कमेटी किसने बनाई, क्या काबीना ने इसकी मंजूरी दी और किस कानून के तहत ये कमेटी बनाई गई। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये कमेटी वफाकी हुकूमत ने बनाई है। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि हुकूमती कमेटी गैर कानूनी है, हुकूमती कमेटी का नोटिफिकेशन कागज़ के टुकड़े के सिवा कुछ नहीं। अब पाकिस्तान आइन और कानून पर चलेगा। जी माशाल्लाह, जब से आप आए हैं बहुत आइन और कानून पे चल रहा है। और आपके हामी साफ़ियों ने काजी साहब ये पहले बता दिया था कि 17 सितंबर के बाद बदतरीन इंसानी हकूक़ की पामालियाँ होंगी और चीज़ें मैनेज हैं, चीज़ें तय हैं। काजी साहब बिल्कुल इधर उधर नहीं होंगे और उमर बंदयाल साहब जो चीज़ें टेकअप कर रहे थे इलेक्शन, ये वो सारी चीज़ें, और वो बात बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई। जब से काजी साहब आए हैं और अंधी मच गई है मुल्क के अंदर, और काजी साहब बिल्कुल एक स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं और जो नून लीग के फ़ायदे में जा रही है, बाकी वो पाकिस्तान आइन शाइन को नहीं देख रहे। कहते हैं कि जनाब अब पाकिस्तान आइन और कानून पे चलेगा, बिल्कुल चल रहा है। पाकिस्तान इंक्वायरी एक्ट के तहत कमीशन या कमेटी क्यों तश्कील नहीं दी गई। जो कमेटी तश्कील दी गई है, क्या उसके पास किसी को तलब करने का इख्तियार है। अबसार आलम ने एक बयान हल्फी दिया है, क्या कमेटी अबसार आलम या उस शख्स को तलब कर सकती है जिस पर संजीदा इल्ज़ाम लगाया गया है। हुकूमत कुछ नहीं करना चाहती, ये बात हम फैसले में लिखेंगे। अगर दुरुस्त कमेटी बनानी है तो इसके TORs में लिखना होगा कि वो कमेटी क्या कर सकती है, सही काम करें या जवाब दे दें कि हम अदालती अहकामात पर अमल नहीं करेंगे। ये अवामी मफाद का मामला है, हुकूमत कुछ नहीं करना चाहती तो हम फिर खुद देख लेंगे। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि उन्हें वक्त दिया जाए ताकि ये पैगाम हुकूमत तक पहुँचा सकें, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर कोई ऐसे काम करेगा तो उसके नताइज भुगतना होंगे। इसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन और पैमरा आज़ाद हैं, मुल्क को ऐसे ना चलाएं। ये जानना चाहते हैं कि एक मखसूस वक्त में एक मखसूस वाक़या करने वाले कौन थे। कौन सा कानून कहता है कि फ़ैसले पर नज़रसानी की दरख्वास्त दायर हो जाए तो फ़ैसले पर अमल दरामद रुक जाता है।
क्योंकि ये कहा गया ना कि क्योंकि रिव्यू पेंडिंग था तो इसलिए हमने अमल दरामद नहीं किया 3-4 साल। तो काजी साहब की ये बात है कि जब रिव्यू कहाँ लिखा हुआ है कि अगर रिव्यू पेंडिंग होगा तो आप अमल दरामद जजमेंट पर नहीं करेंगे। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि नज़रसानी दायर होने पर फैसले पर अमल दरामद नहीं रुकता जब तक हुक्म इम्तनाई जारी ना हो। जब तक अदालत स्टे ना दे उस वक्त तक ऑर्डर बरकरार हो तो उस पर अमल करना होता है। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि क्या कोई कनाडा जाकर फसाद करके पाकिस्तान वापस आ सकता है? क्या हम कनाडा में जाकर उनके पूरे मुल्क को डिस्टर्ब कर सकते हैं? क्या ये हक सिर्फ कनाडा से आने वालों को हासिल है? उन्हें कौन लेकर आया था? कनाडा से सबक सीखें। उन्होंने एक सिख रहनुमा के कत्ल पर बड़े मुल्क से टक्कर ले लिया। एक साहब कनाडा वापस चले गए हैं तो बताएं जिस काम के लिए आए थे क्या वो हल हो गया? अगर उन्हें पाकिस्तान का इतना ही दुख था तो पाकिस्तान आकर हमारे साथ रहें, बता दें क्यों मुल्क छोड़कर चले गए। ये भी अब मतलब एक बंदा आपके सामने है ही नहीं, आप रिमार्क्स दिए जा रहे हैं, उसको चार्जशीट किया जा रहा है, इल्ज़ामात दिए जाते रहे। डॉक्टर तलुल कादरी ने एक फतवा दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि दहशतगर्द जो हैं, जो पाकिस्तान की फ़ौज के जवानों को शहीद करने वाले हैं, ये जहन्नुमी कुत्ते हैं। बहुत मुदल्लिल एक फतवा दिया था उर्दू और इंग्लिश में, 500-600 सफ़ात पे मुश्तमिल वो फतवा था और वो एक तारीखी फतवा था। उसके बाद उनको दहशतगर्दों की जाने से बहुत थ्रेट्स थे, बहुत उनके लिए मुश्किलात थी और उनके जो बैरियर लगे हुए थे, जो उनकी सिक्योरिटी थी, वो भी सारी उड़ा के फेंक दी। नून लीग वालों ने बंदे शहीद कर दिए बैरियर हटाने के नाम पर। तो वो उनके लिए पाकिस्तान में रहना मुमकिन ही नहीं था। या तो नून लीग वाले तो खुद उनके जान के दुश्मन थे, दहशतगर्दों से ज़्यादा तो नून लीग वाले उनके दुश्मन थे, जिन्होंने 17 लोग उनके बेगुनाह शहीद कर दिए, औरतों को जबड़ों में गोलियां मार के शहीद कर दी और काजी साहब उनके पीछे पड़े हुए। काजी साहब ज़रा चेक कर लेना, जो खवातीन को जबड़ों में गोलियां मारी गई थी उनका क्या बना? क्या उनको इंसाफ मिल गया? अगर आपको इतना ही ज़्यादा जो है वो आइन और कानून याद आ रहा है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि इस्लाम अमन का दीन है, वो इस्लाम को भी बदनाम कर रहे हैं, किसी को इसकी परवाह नहीं। क्या हुकूमत ने उस शख्स के हवाले से कनाडा की हुकूमत को खत लिखा जो अवामी प्रॉपर्टी को तबाह करके बैरून मुल्क चला गया? डॉक्टर तलुल कादरी के धरने में कौन सी अवामी प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ? क्या उन्होंने किया था ऐसा? ठीक है, तो आप जो है वो कहते हैं कि इतना पता नहीं को अरबों खरबों का नुकसान हो गया। अच्छा चले, एक लम्हे के लिए मैं मान भी लेता हूँ जो कहा जाता है कि जनाब वो पीटीवी में चले गए, वो पार्लियामेंट चले गए। जो पीटीवी की अगर वहाँ पे कोई थोड़ी सी को टूट फूट हो गई या पार्लियामेंट का एक जंगला, वो जंगला तो इसलिए गिरा ना, दीवार या जंगला जो गिरा था क्योंकि उधर से पुलिस ने इतनी शेलिंग की कि लोगों के पास और कोई रास्ता नहीं था उस तरफ जाने का। और लेकिन अगर पैसों का नुकसान हुआ भी है तो एक इंसानी जान की कीमत क्या उससे कम है? 17 लोगों की शहादत के ऊपर काजी साहब को कोई मसला नहीं है। बेगुनाहों को जो जबड़ों में गोलियां मार के हमला औरतों को शहीद किया गया और आज तक इंसाफ नहीं मिला। कहते हैं कि जी जो अवामी प्रॉपर्टी को तबाह करके बैरून मुल्क चला गया वो इस्लाम की बात कर रहे थे, तो क्या सब उनसे डर जाते? एक मुसलमान को डरना नहीं चाहिए। फसाद फिल अर्ज़ को किसी सूरत माफ़ नहीं किया जाता और हुकूमत इसको बिल्कुल संजीदा नहीं ले रही। धरने में मुल्क को नुकसान हुआ, इसका खुमियाजा कौन भुगत रही है? अच्छी या बुरी एक हुकूमत उस वक्त मौजूद थी। हम सब डर रहे हैं, किसी में हिम्मत नहीं है। नून लीग के खिलाफ जो कुछ करेगा काजी साहब उसको नहीं छोड़ेंगे। बाकी जो मुल्क के अंदर होता रहे उससे काजी साहब को कोई मसला नहीं है। जस्टिस अतर ने रिमार्क्स दिए कि 70 साल से मुल्क में क्या कुछ हो रहा है। फैज़ाबाद धरना एक लैंडमार्क फैसला था। उस पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिया कि मेरे मुताबिक तो एक सादा सा फैसला था। उस वक्त अच्छी या बुरी जैसी भी हुकूमत थी, अवाम की मुंतखब करदा हुकूमत थी। कोई गलत कानून बन गया तो स्पीकर को ख़त लिख देते या आपसे गलती हो गई, क्या आपसे गलती हो गई। यानी काजी साहब कह रहे हैं कि वो बड़ा सादा मामला था, जो ख़त्म नबूवत की शिक ख़त्म कर दी गई थी, वो बड़ा सादा सा मामला था, बस एक ख़त लिख के और बैठ जाते। पूरा प्लान सबको पता था कि किसने ये कराया है, कौन ख़त्म नबूवत की शिक के ख़िलाफ़ था, कौन इस कानून को ख़त्म करना चाहता था, कौन इनके पीछे था। लेकिन काजी साहब कहते हैं नॉर्मल सा मामला था, एक ख़त लिख देते, बस बात ख़त्म हो जाती। नून लीग वाले और ख़त लिखने पर ये कानून बदलते, हो ही नहीं सकता। मैं बहुत नाकिद हूँ खादिम रिजवी साहब का, लेकिन खादिम रिजवी साहब अगर धरना लेकर ना आते, कभी भी ये शिकें ख़त्म नबूवत वाली और वो उनका थ्रेट ना होता, कभी भी ये बहाल नहीं होनी थी जो जिस प्लान के तहत ये ख़त्म की गई थी शिकें। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि आपने TORs इतने वसी कर दिए हैं कि हर कोई बरी हो जाएगा। अरबों रुपए का नुकसान हुआ मगर सरकार को कोई परवाह नहीं। TORs में कहाँ लिखा है कि कौन से मखसूस वाक़े की इंक्वायरी करनी है? हमारा काम हुक्म करना है, आपका काम उस पर अमल कराना है। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि अदालत फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की तश्कील से खुश नहीं। कमेटी अगर इंक्वायरी कमीशन एक्ट के तहत बनती तो शायद कुछ कर भी सकती। इंक्वायरी कमीशन एक्ट के तहत कायम कमीशन के पास तो इख्तियारात होते हैं। एक्ट के तहत कायम कमीशन से सब इदारे तामुन के पाबंद होते हैं। आपकी बनाई गई कमेटी के सामने तो कोई पेश नहीं होगा। आप ठीक तरीके से काम करें या कह दें कि हम नहीं करते। उस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि हम काम करेंगे। चीफ जस्टिस ने वाज़ेह किया कि किसी पर असरात होंगे तो बाकी भी सोचेंगे कि कुछ गलत किया तो नताइज भुगतना होंगे। इंक्वायरी कमेटी में यह बात भी सामने आनी चाहिए कि पहले सब ने फैसले के खिलाफ नज़रसानी क्यों दायर की और अब वापस क्यों ली जा रही है।
जस्टिस अतर मिर्ज़ा ने रिमार्क्स दिए कि आइन की बालादस्ती किसी भी कीमत पर यकीनी बनाना होगी। आपके पास मौका है किसी ऐसे शख्स से इंक्वायरी करवाएं जो आइन को मुकद्दम रखता हो। चीफ जस्टिस ने कहा कि यह आपकी मर्जी है कि इंक्वायरी के लिए जिसको मर्जी तैनात करें। अफसार आलम के बयान के मुताबिक तो इलेक्शन कमीशन समेत तमाम इदारे आज़ाद नहीं थे, यानी आप आज़ाद हैं। काजी साहब बार बार काजी साहब कहते हैं कि आप सारे इदारे आज़ाद हैं, इलेक्शन कमीशन भी, सिकंदर सुल्तान राजा भी आज़ाद है, अब सारे इदारे आज़ाद हैं। इमरान खान के दौर में आज़ाद नहीं थे क्योंकि उस वक्त काजी साहब हर बात पे सोमोटो लेते थे, ख़त लिख देते थे। और दूसरा ये है कि उससे पहले जब ये फैज़ाबाद धरना हुआ तो उस वक्त भी इदारे आज़ाद नहीं थे, लेकिन अब आज़ाद हैं काजी साहब के मुताबिक। अदालत ने पैमरा के वकील हाफिज़ एस.ए. रहमान से इस्तफसार किया कि क्या पैमरा के साबिक चेयरमैन का बयान अल्फी उन्होंने पढ़ा है। उन्होंने हाफिज़ एस.ए. रहमान साहब से पूछा कि आपने अफसार आलम का वो पढ़ा है। उन्होंने अफसार आलम ने जो बयान अल्फी दिया, जवाब में हाफिज़ एस.ए. रहमान ने कहा कि अफसार आलम का बयान अल्फी मुझे अभी मिला है इसलिए पढ़ नहीं सका। उस पर काजी फाइज, अब देखें ना क्या उन्होंने क्या गलत कह दिया था, लेकिन चढ़ाई कर दी काजी फाइज साहब ने, इंतहाई बरहम लाल पीले हो गए कि आपको बैन अल्फी घर जा कर देते। अदालत ने उसके बाद इन्होंने डीजी ऑपरेशन पैमरा को रोशना पर बुला लिया, उनसे पूछा कि पहले तो पूछा कि आप काला कोट क्यों पहना हुआ है, आपने क्या वकील हैं। डीजी ऑपरेशन ने जवाब दिया कि काला रंग रूटीन में पहनता हूँ। उसके बाद जब जवाब नहीं मिला तो उन्होंने कहा जी चेयरमैन पैमरा को तलब करें और 11:30 बजे तक वक्फा कर दिया गया। उसके बाद चेयरमैन पैमरा सलीम बेग साहब आ गए। अच्छा, मैं सलीम बेग साहब की भी आपको एक बात बता दूं, आज जो उनके साथ हुआ मुझे तो उसकी कोई बिल्कुल दुख नहीं है जो काजी फाइज साहब ने उनके साथ किया है, क्योंकि अगर सलीम बेग साहब देखें ना, वो ऐसे रहमान साहब ऑनरेबल आदमी थे, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट थी, उनकी इज्जत नफ्स थी, वो विड्रॉ कर गए। उन्होंने कहा मैंने आपके सामने दलाइल ही नहीं देने। लेकिन सलीम बेग साहब और सिकंदर सुल्तान राजा जैसे किरदार जो हैं, या वो जो साबिक DGFIA थे, क्या नाम था उसका, सिंध वाला जो आजकल नून लीग का चमचा बना हुआ है, अब ये सलीम बेग साहब में अगर थोड़ी सी वो बशीर मेमन, अच्छा वो जो साबिक DGFIA, अगर सलीम बेग साहब में थोड़ी सी इज़्ज़त नफ्स होती, थोड़ी सी इज़्ज़त होती, थोड़ी सी वो जो ख्वाजा आसिफ कहते थे वो होती चीज़ें, यकीन करें 1 मिनट में रिज़ाइन कर देते। 4-4.5 लाख तनख्वाह थी बस। लेकिन ऐसे किरदार चंद टकों की खातिर ना उनकी कोई इज़्ज़त होती है, ना कोई उनका कोई वकार होता है, ना उनका कोई किरदार होता है। ये पपेट टाइप लोग होते हैं और ये सलीम बेग जैसे, और ये हमेशा तारीख में मकरू किरदारों के तौर पर ये लिखे जाएंगे और पढ़े जाएंगे। लोग इनके आने वाली नस्लों के बारे में भी कहेंगे यार ये फ़लाँ का बेटा है, फ़लाँ का पोता है, फ़लाँ का फ़लाँ, मतलब ऐसे ये किरदार हैं जो जिस तरह का किरदार सलीम बेग साहब का है। उसके बाद चीफ जस्टिस ने चेयरमैन पैमरा से मुकालमे में कहा कि सलीम बेग से मुकालमे में कहा जब समाअत शुरू हुई कि अफसार आलम साहब ने कुछ कागजात जमा कराए हैं। चेयरमैन पैमरा ने जवाब दिया कि मैंने रिपोर्ट पढ़ी है, अफसार आलम के साथ जो कुछ हुआ उन्होंने बयान किया है। चीफ जस्टिस अतर मिर्ज़ा ने इस्तफसार किया कि क्या आपके साथ ऐसे कभी हुआ? कभी नहीं हुआ। चेयरमैन पैमरा ने जवाब दिया कि मेरे साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ, मुझ पर कोई दबाव नहीं डाला गया। कैसे दबाव, मतलब जो बेचारा हर हुक्म माने उसके ऊपर क्या दबाव होना है। चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब ने कहा कि अखबारात में अफसार आलम का बयान भी छप चुका है, अदालती कार्रवाई को संजीदगी से लें। चेयरमैन पैमरा ने जवाब दिया कि अफसार आलम ने जो कहा उसका मुझे नहीं पता। अफसार आलम के बाद पैमरा में 6 माह का खला रहा, फिर मैं तैनात हुआ। चेयरमैन पैमरा बनने से पहले 20वें ग्रेड में वजारत इत्तलात में प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन अफसर के अहदे पर था। अफसार आलम ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं मुझे नहीं पता, मैं हक़ाइक़ की तस्दीक कर सकता हूँ। चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब ने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि अपनी कानूनी टीम को कहीं मुकदमे को संजीदा लें। अच्छा, जो सलीम बेग है ना, सिकंदर सुल्तान राजा भी सेम यही मटेरियल हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन पे कोई बरहमी नहीं है काजी फाइज साहब का। हालांकि अहकामात अमल इलेक्शन कमीशन ने भी नहीं किया था, लेकिन काजी फाइज साहब ने इलेक्शन कमीशन को इसलिए कुछ नहीं कहते कि वहाँ पे सिकंदर सुल्तान राजा बैठे हैं और वो नून लीग के बहुत ताबेदार हैं, नवाज शरीफ के बड़े तल्लुक वाले हैं, उनको काजी फाइज साहब कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन सलीम बेग को नहीं छोड़ा उन्होंने, किया ठीक है सलीम बेग के साथ, यही सिकंदर सुल्तान राजा के साथ होना चाहिए था, लेकिन उसके साथ नहीं करेंगे। उसकी वजह है ना, उसकी वजह यह है कि वो नून लीग के साथ ठीक है, जो नून लीग के साथ ठीक होगा उसके साथ काजी साहब ठीक हैं। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि पैमरा से मुतल्लिक फैज़ाबाद केस का फैसला पढ़ें, फैज़ाबाद धरना केस का फैसला पढ़ें। किसी को मारना, जलाओ घिराव करना इज़हार राय की आज़ादी नहीं। क्या 2 निजी TV चैनल्स को अब भी कैंट एरिया में पाबंदी है, उन पर पाबंदी है, यानी जियो और डॉन, उसका भी काजी साहब को बहुत फिक्र है, क्योंकि ज़ाहिर है आपको पता ही है जियो और डॉन ही है जो नून लीग के साथ जिस तरह से उनके तल्लुकात और सारी चीज़ें, तो उस पर भी काजी साहब को फिक्र है कि आजकल वो कैंट में चल रहे नहीं चल रहे। काजी साहब को पता होना चाहिए कि आजकल 40 जियो रहा है कैंट्स में। उसके बाद जस्टिस अतर मिर्ज़ा ने इस्तफसार किया कि नज़रसानी वापस ले रहे हैं तो क्या फैसले पर अमल दरामद हुआ। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि पैमरा को जो हदायत की थी क्या उन पर अमल किया गया, क्या पैमरा ऊपर से किसी हुक्म के आने का इंतजार कर रहा है। पैमरा ने 110 सफ़हात में से किसी एक पैराग्राफ पर अमल किया तो वो बता दें।
उन्होंने चेयरमैन पैमरा से मुकालमा करते हुए सवाल किया कि क्या आप एक डमी इदारे के सरबराह हैं? मुल्क का हर इदारा मजाक बन चुका है। सबसे बड़ा मजाक तो काजी साहब आपकी अदालतें बनी हुई हैं, जो यहाँ पे तमाशे, जो सजायाफ्ता मुजरिमों, इश्तारियों, फरारियों, मफरूरों, भगोड़ों को जो रिलीफ दे रही हैं, गैर नाकाबिल समाअत दरखास्तों पे वो फैसले दे रही हैं। सबसे ज़्यादा तमाशा तो आपकी अदालतों का बना हुआ है। आप बाकी इदारों को बैठ के ऊपर और हर इदारे पे आप चढ़ाई कर रहे हैं, आपकी अपनी अदालतें तमाशा बनी हुई हैं सबसे ज़्यादा। जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस्तफसार किया कि कितने केबल ऑपरेटर्स के खिलाफ कार्रवाई की। आपने खुद बताया कि आप पर कोई दबाव नहीं था। यहाँ जो भी कुर्सी पर से उतरता है कहता है मुझ पर दबाव था। ये कल्चर आम है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि आपकी तनख्वाह कितनी है? चेयरमैन पैमरा ने जवाब दिया कि 4.5 लाख रुपए। ये तो डिक्लेयर्ड होगी ना। चीफ जस्टिस काजी फायसा ने रिमार्क्स दिए कि सलीम बेग, आपका नाम फैज़ाबाद धरना केस में शामिल है। जब फैज़ाबाद धरना चल रहा था उस वक्त आप चेयरमैन पैमरा थे। आपने गलत बयानी क्यों की कि आपकी तैनाती बाद में हुई? क्या आपको फैसला पसंद नहीं था? आप फैसले पर अमल नहीं करते तो तौहीन अदालत भी हो सकती है। जस्टिस काजी फायसा ने इस्तफसार किया कि चेयरमैन पैमरे की मुद्दत मुलाजमत कितनी है? चेयरमैन पैमरा सलीम बेग ने जवाब दिया कि 4 साल की मुद्दत है। चीफ जस्टिस काजी फायसा ने इस्तफसार किया कि आप कैसे अब तक बैठे हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरी दोबारा तैनाती की गई थी, इन्हें एक्सटेंशन दी गई थी। आपको पता ना कि ऐसा हीरा, सलीम बेग जैसा हीरा नहीं मिलना था पूरे पाकिस्तान। 22 करोड़ में से कोई हीरा ऐसा नहीं मिलना था, इसलिए इनको एक्सटेंशन दी गई। उधर वो उमर हमीद खान जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन थे उनको एक्सटेंशन दी गई, क्योंकि ऐसे हीरे पूरे पाकिस्तान में थे ही नहीं। ये चंद एक दाने थे, तो इनको एक्सटेंशन ही देनी थी इन दानों को। चीफ जस्टिस काजी फायसा ने इस्तफसार किया कि आपकी उम्र कितनी है? चेयरमैन पैमरा ने जवाब दिया कि इस वक्त उम्र 63 साल है। उस पर चीफ जस्टिस काजी फायसा ने रिमार्क दिया कि इस वक्त का क्या मतलब है? आज की उम्र ही पूछी है, कल की नहीं। स्कूल में कोई ऐसा जवाब दे तो उस्ताद कोने में खड़ा कर देगा। जस्टिस काजी फायसा ने अपने रिमार्क्स में मज़ीद कहा कि ज़रा सा हमने आपको दबाया, आपने कहा हम अमल दरामद करेंगे। आप बताएं कि आपने नज़रसानी दरख्वास्त किसके कहने पर दायर की? उस पर चेयरमैन पैमरा का कहना था कि सब ने दायर की तो मैंने सोचा कि हम भी कर देते हैं। पैमरा ने बतौर रेगुलेटरी इदारा नज़रसानी दरख्वास्त दायर की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया कि आपको अल्लाह लंबी उम्र दे, सच बोलें, हम आपको मजबूत कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि बताएं आपके अमूर में कौन मुदाखलत कर रहा है? चेयरमैन पैमरा ने जवाब दिया कि हमारी गलती थी, नज़रसानी दरख्वास्त की, पैमरा में फैसला हुआ था नज़रसानी में जाएंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया कि आप जवाब नहीं दे रहे तो हम ऑर्डर कर देंगे। सलीम बेग साहब, अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी दे, मगर जाना हमने वहीं है, आप हिम्मत पकड़ें, बता दें नज़रसानी में जाने का किसने कहा था? पैमरा में मंजूरी हुई तो वो कहाँ है? चेयरमैन पैमरा सलीम बेग ने जवाब दिया कि मंजूरी तहरीरी नहीं, ज़बानी थी। उस पर चीफ जस्टिस काजी फायसा ने इस्तफसार किया कि ज़बानी फैसला कैसे हो सकता है? क्या पैमरा हवा में फैसले करता है? उसके बाद अदालत ने डायरेक्टर पैमरा लॉ को बुला लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया कि ये तो सच नहीं बोल रहे, आप ही बता दें नज़रसानी का किसने कहा था? डायरेक्टर लॉ पैमरा ने जवाब दिया कि मुझे इसका इल्म नहीं। चीफ जस्टिस ने पैमरा के हुकाम पर इज़हार बरहमी करते हुए कहा कि कानून पढ़ें, क्या पैमरा में ज़बानी फैसले हो सकता है? हम आपको आपका कानून पढ़ाएंगे। इस दौरान चीफ जस्टिस ने डायरेक्टर लॉ पैमरा को सेक्शन 5 पढ़ा दिया। बाद अज़ां जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि आपने ये पढ़ी होती तो ये ना कहते कि तहरीरी फैसला किया, तहरीरी फैसला नहीं किया। अगर आपने ये पढ़ी होती तो ये ना कहते कि तहरीरी फैसले का कहीं नहीं लिखा, यानी इसमें लिखा हुआ है कि आपने तहरीरी फैसला करना था। जस्टिस काजी फायसा ने अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब, चेयरमैन पैमरा कह रहे हैं नज़रसानी का पता ही नहीं, कैसे दायर हुई? कोई पुरस्कार कुव्वतें थीं जिन्होंने नज़रसानी दरख्वास्त दायर करवाई। अगर नज़रसानी दरख्वास्त दायर करने का तहरीरी फैसला नहीं हुआ तो आपकी नज़रसानी दरख्वास्त वजूद ही नहीं रखती। आप तो फिर साफ हमारा वक्त ज़ाया करने आए थे। 3 हुकूमतों में आप चेयरमैन पैमरा रह चुके हैं, तीनों हुकूमतें आपसे खुश हैं। चीफ जस्टिस ने हदायत की कि नज़रसानी दरख्वास्त पर देखें किसके दस्तखत हैं। सलीम बेग साहब, दरख्वास्त पर ये आपके दस्तखत हैं, लिखा हुआ है कि आप अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करके इसकी मंजूरी दी है आपने। आप दूसरों के कंधों पर बंदूक ना चलाएं, जिम्मेदारी लें। यह नज़रसानी आपने दायर की, अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। आप किससे डरते हैं? चेयरमैन पैमरा सलीम बेग ने जवाब दिया कि सिर्फ अल्लाह से डरते हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया कि अल्लाह से डरते हैं तो हमारी उम्रों में कोई भी आखिरी दिन हो सकता है। जस्टिस काजी फायसा ने कहा कि आपने कहाँ नज़रसानी दायर करने के लिए आपने कहाँ नज़रसानी दायर करने के लिए अरकान से कहा? रिकॉर्ड बता रहा है कि नज़रसानी दायर करने का फ़ैसला आपका अपना फ़ैसला था, बता दें आप किससे डरते हैं? चेयरमैन पैमरा ने जवाब दिया कि मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूँ। उस पर काजी फायसा साहब ने कहा कि फिर बता देना कि किसके कहने पर आपने नज़रसानी दायर की थी। काजी फायसा साहब सिर्फ सुनना चाहते थे कि कोई जनरल फैज़ का नाम लेते, बस कोई नहीं ले रहा था। ठीक है, तो जो सामने पपेट खड़े थे उनकी औकात ही नहीं थी कि पपेट में से कोई जो है वो नाम लेता। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिया कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म, साबिक आर्मी चीफ और साबिक चीफ जस्टिस को तहरीरी तौर पर अबसार आलम ने आगाह किया, इस मामले की तहकीकात होनी चाहिए। जो भी कुर्सी से उतरता है कहता है मैं मजबूर था। हर कुर्सी से उतरने वाला वज़ीर-ए-आज़म कहता है मैं मजबूर था। उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म तो नवाज शरीफ थे, शायद उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म शायद ख़ान अब्बासी थे। उस वक्त पर अदालत ने साबिक चेयरमैन अबसार आलम
जब ये सारी बात हो रही थी तो फिर अफसर आलम साहब को रोशना पर बुला लिया। चीफ जस्टिस ने अफसर आलम से मुकालमा करते हुए कहा कि मेरे कुछ सवालात हैं आपसे, आप कुछ खतूत की बात कर रहे हैं। आपने लिखा कि मीडिया में कुछ सरकश अनासर थे जो आपको धमकियां देते थे। अफसर आलम ने जवाब दिया कि केबल ऑपरेटर्स के पास इंटेलिजेंस इदारे के लोग जाते थे। उस पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ने इस्तफसार किया कि अगर उस वक्त आप वज़ीर-ए-आज़म होते तो क्या करते। अफसर आलम ने जवाब दिया कि मैं अगर उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म होता तो इंक्वायरी करवाता। चीफ जस्टिस का कहना था कि आपने वज़ीर-ए-आज़म को ख़त क्यों लिखा, क्या वज़ीर-ए-आज़म पुलिस है, आपने खुद FIR क्यों नहीं दर्ज करवाई। अफसर आलम ने अदालत को आगाह किया कि हमारे पैमरा के रुकन को एक कॉल है जो रिकॉर्ड हुई। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि फ़ोन कॉल करने वाले का नाम बताएं। अफसर आलम ने जवाब दिया कि मैं कंफर्म नहीं कर सकता क्योंकि बाज़ औक़ात नाम बदल कर फ़ोन किया जाता है। चीफ जस्टिस ने हदायत की कि आप तहरीरी जवाब पढ़ें। इस मौके पर जस्टिस अतर मिल्ला का कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से आपके ख़त का जवाब ना आना चशमकुश है। अच्छा, अपने इंटरव्यूज़ में उन्होंने कुछ नाम लिए हैं, लेकिन मैं अभी वो पढ़ूंगा कि अफसर आलम साहब का तहरीरी जवाब इस पर एक पहलू है, उसमें मैं फिर आपको बताऊँगा। अफसर आलम ने अदालत को आगाह किया कि मेरे खिलाफ 3 हाई कोर्ट्स में दरखास्तें आई। मुझे लाहौर हाई कोर्ट ने 18 दिसंबर को बतौर चेयरमैन पैमरा से हटा दिया। आपने कहा कि सच सामने लेकर आएँ, इसलिए मैं सच सामने ले आया हूँ। अफसर आलम ने कहा कि धरने के दौरान मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि टेलीविज़न चैनल्स बंद कर दें, तो मैंने कहा कि तहरीरी तौर पर लिख कर दें। पैमरा अफसरान पर उस वक्त के DGC फैज़ हमीद का दबाव होता था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आप चाहें तो बतौर शहरी घर में बैठ सकते हैं। आपने खुद कहा कि मुझे बुलाया जाता तो मैं ये बात करता। हमने तमाम शहरियों को कहा कि कोई भी आकर तफसील बता सकता है। अफसर आलम ने कहा कि नजम सेठी ने प्रोग्राम में कहा अदारा जाती करप्शन होती है। मुझे ज़बानी अहकाम दिए जाते थे कि नजम सेठी का प्रोग्राम बंद कर दिया जाए। अदालती इस्तफसार पर अफसर आलम ने बताया कि नजम सेठी Jio TV पर प्रोग्राम करते थे। हुसैन कानी को भी मीडिया पर दिखाने पर पाबंदी लगाई गई, मुझे इस वजह से हटाया गया। जस्टिस अतर मिल्ला ने रिमार्क्स दिए कि मौजूदा चेयरमैन पैमरा कह रहे हैं कि उन पर कोई दबाव नहीं आया। अफसर आलम ने जवाब दिया कि ये तो खुशकिस्मत इंसान हैं फिर अगर इन पर कोई दबाव नहीं है। अफसर आलम ने अपने दौर में बहाल किए गए चैनल्स के बारे में बताते हुए कहा कि 92 ने उसको बंद किया गया तो फैज़ हमीद का फ़ोन आया कि इसको ऑन एयर किया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि ISA की रिपोर्ट में कहा गया कि एक निजी TV धरने में शाम लोगों को खाने पहुँचाता था और दीगर अशिया पहुँचाता था। इस मौके पर अफसर आलम ने कहा कि मेरे दिल की धड़कन कह रही थी कि आर्मी की कुछ शख्सियात लोगों को तशद्दुद पर उकसा रही थी। चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब ने इस्तफसार किया कि अगर कल सरकार को कमीशन बनाए तो आप अपना बयान रिकॉर्ड कराएंगे। अगर आपको कमीशन बुलाए और जिन पर आप इल्ज़ाम लगाएंगे उनको भी बुलाए तो आपको जरा का भी हक हासिल होगा। अफसर आलम ने जवाब दिया कि मैं कलमा पढ़कर कहता हूँ कि उनके नाम कमीशन में लूँगा। इस पर चीफ जस्टिस ने मार्क्स दिए कि जिन साहब का नाम आया है उनको बुलाया गया होता तो आप भी उनको बुलाया गया तो आपको उन पर जरा का हक होगा, जन फैज़ हमीद पर। अफसर आलम ने बताया कि सहाफ़ियों में यह मशहूर था कि जिसने मेरे खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की वो एजेंसियों का बंदा है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ने चेयरमैन पैमरा से इस्तफसार किया कि आप पुराने ब्यूरोक्रेट हैं, कभी आपके खिलाफ कोई दरखास्त हुई। सलीम बेग ने जवाब दिया कि 5 रुकनी कमेटी ने मुझे बतौर चेयरमैन पैमरा तैनात किया। जस्टिस अतर मिल्ला ने अफसर आलम से मुकालमा करते हुए रिमार्क्स दिया कि आपने निज़ाम को बेनकाब किया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिया कि एक फाशिस्ट ने जर्मनी के ज़रिए दूसरी जंग अजीम शुरू करवा दी, लेकिन अब वो महज़िब तरीन मुल्कों में शुमार होता है। पाकिस्तान में अक्सरियत मुसलमान रहते हैं लेकिन सच कोई नहीं बोलता। सलीम बेग साहब आपके दिल में खटक रहा है। जस्टिस अतर मिल्ला ने चेयरमैन पैमरा से कहा कि आपने सोचा होगा मैं ज़िंदगी की दौड़ में पीछे ना रह जाऊँ, इसलिए नज़रसानी दायर कर दी। यहाँ कोई सच्ची गवाही नहीं देता। पब्लिक ऑफिस होल्डर इस वक्त सच बोलता है जब कुर्सी से उतर जाता है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ने रिमार्क्स दिए कि आपकी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज की गई। मुकदमा बहाली की दरख्वास्त क्यों नहीं दायर दी गई? इंसान को आखिरी दम तक जद्दोजहद करनी चाहिए। अफसर आलम ने अदालत को आगाह किया कि जब एक कॉल आई तो मैंने आर्मी चीफ को ख़त लिखा था, फिर जनरल बिलाल ने मुझसे ख़त के हवाले से रब्ता किया। उस पर चीफ जस्टिस ने बात करने से रोकते हुए कहा कि जो बात आपने ख़त में नहीं लिखी वो यहाँ मत करें, सिर्फ दस्तावेजी सबूत के साथ बात करें। यानी यहाँ उन्होंने एक और जनरल का नाम लिया, लेफ्टिनेंट जनरल का, तो काजी साहब ने रोक दिया, किसी और का नाम नहीं, किसी और लेफ्टिनेंट जनरल का नाम नहीं लेना। ठीक है, जाहिर है काजी साहब फिर आपको पता है उधर भी नहीं जाते ना। जैसे एक केस में इनको बिठाया गया तो उठ गए थे कि मैंने इस पर बैठना ही नहीं है और खड़े हो गए थे। तो किसी और जनरल का नाम नहीं लेना, नहीं, सिर्फ फैज़ तक रहना है, क्योंकि नून लीग सिर्फ फैज़ तक रहना, बस फैज़ तक रहना है। उसके बाद शेख रशीद की जानिब से एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड पेश हुए। उन्होंने अदालत को आगाह किया कि शेख रशीद से रब्ता नहीं हो रहा। जस्टिस अतर मिल्ला ने रिमार्क्स दिए कि वो तो कह रहे हैं कि मैं चिल्ले से वापस आ गया हूँ। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ने कहा कि हम शेख रशीद की दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं। काजी फाइज ने इस्तफसार किया कि शेख रशीद आपसे रब्ते में नहीं है तो दरख्वास्त वापस लेने का किसने कहा? उन्होंने AOR ने कहा कि मुझे शेख रशीद के वकील अमानुल्लाह किरमानी ने हिदायत दी हैं। चीफ जस्टिस ने बरहमी का इज़हार करते हुए कहा कि अमानुल्लाह किरमानी आप वज़ीर हैं, वो आपको हिदायत नहीं दे सकते। आप कब से एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं? आपके लाइसेंस मनसूख ना कर दें। शेख रशीद का किसको पता है? क्या वो जेल में? शेख रशीद यहाँ क्यों नहीं है? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि शेख रशीद मीडिया पर आ रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि मीडिया तो यहाँ बैठा हुआ है, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का उनसे रब्ता नहीं,
तो फिर दरख्वास्त कौन वापस ले रहा है, हम इस पर नोटिस जारी करेंगे। इस दौरान अदालत ने इलेक्शन कमीशन के वकील को रोस्टम पर बुलाया और इस्तफसार किया कि आप तो एक आज़ाद इदारा हैं, क्या इलेक्शन कमीशन एक फजूल नज़रसानी दायर की जो कि आप वापस लेनी है। जस्टिस अतर मिल्लर ने इस्तफसार किया कि उस वक्त इलेक्शन कमीशन का सरबराह कौन था। वकील इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया कि सरदार रजा उस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। चीफ जस्टिस काजी फैसल ने इस्तफसार किया कि इलेक्शन कमीशन अब अमल दरामद रिपोर्ट दी है, उसमें क्या है, दिखाएं क्या अमल दरामद किया गया। आजकल वकालत कम लफाजी ज़्यादा हो रही है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने वकील इलेक्शन कमीशन को तहरीक लब्बैक के जिम्मेदारों के नाम के साथ हाफिज़ के लफ्ज़ इस्तेमाल करने से रोक दिया। चीफ जस्टिस ने वकील इलेक्शन कमीशन से मुकालमा करते हुए रिमार्क्स दिए कि आप एक आईनी इदारे हैं, उन्हें हाफिज़ क्यों कह रहे हैं, आप लोगों से मुसावी सलूक नहीं करते। आपने अमल दरामद रिपोर्ट में जो कुछ लिखा है वो फैसले से पहले का है, हमारे फैसले के बाद क्या इकदाम उठाए वो बताएं। चीफ जस्टिस ने कहा कि तहरीक लब्बैक को आई फंडिंग की तफसील में एक भी राउंड फिगर नहीं। ज़ाहिर होता है कि ये फ़ंड बैरून मुल्क से ही आए थे, जो करेंसी तब्दील करने के बाद एक राउंड फिगर नहीं बनता। वकील इलेक्शन कमीशन अगर कोई 1820 रुपये देना चाहता है तो हम उसे नहीं कह सकते कि पूरे 1800 दे दो, वक्त दिया जाए तो हम उसका जायज़ा लेंगे, उन्होंने वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा। चीफ जस्टिस का इलेक्शन कमीशन के वकील से मुकालमे में कहना था कि अगर आपने अदालती फैसले पर अमल दरामद ना किया तो बताएं हम क्या करेंगे। जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि मैं कह ही नहीं सकता कि हम अमल दरामद नहीं करेंगे। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, मेरा ख्याल है कि उन्हें इस बात का इदराक है। चीफ जस्टिस का कहना था कि यह भी अजीब हुस्न इत्तफाक है कि एक ही दिन आईनी इदारों ने नज़रसानी दरखास्तें दायर की, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि यह भी हुस्न इत्तफाक है कि 4 साल बाद नज़रसानी दरखास्त मुकर्रर हुई। चीफ जस्टिस ने कहा कि अच्छा आप इस हुस्न इत्तफाक पर शेर ही सुना दें, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि बात निकलेगी तो फिर दूध तक जाएगी। जस्टिस काजी फैसल ने कहा कि हम ये नहीं कहते कि फ़लाँ को जेल में डाल दो, फ़लाँ पार्टी पर पाबंदी लगा दें, हमारे साथ गलत बयानी की गई, एक मुनज़्ज़म तरीके से मुल्क के इदारे तबाह किए गए। इस मौके पर जस्टिस काजी फैसल ने इलेक्शन कमीशन के वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि आप TLP की वकालत कर रहे हैं, अब इंतखाबात आने वाले हैं और अचानक पूरा माहौल बन जाता है, ये सब हुस्न इत्तफाक ही है क्या। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन की TLP से मुतालिक रिपोर्ट किसको फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश है। काजी फैसल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की TLP से मुतालिक रिपोर्ट किसको फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश है, आप अपने इदारे की बजाय किसी और की वकालत कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि एक डोनर के बजाय किसी और डोनर ने अपनी शनाख्त ज़ाहिर नहीं की। जस्टिस काजी फैसल ने कहा कि इलेक्शन एक्ट पर अमल किया गया, आईनी इदारा तो किसी और का दिफा कर रहा है। TLP ने 33% आमदन का जरिया भी नहीं बताया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन को TLP के एहसासों का असर नो जायज़ा लेना चाहिए। TLP पे पाबंदी इसलिए लगवाना चाहते हैं कि 2018 के इलेक्शन में PTI और नून लीग के बाद तीसरी जमात जो है वो TLP है, तो आप क्योंकि नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनाना है तो TLP पे पाबंदी लगाई जाए, भले का निशान भी ना हो और बस सिर्फ नवाज शरीफ वो वज़ीर-ए-आज़म बन जाए। बस लगता है काजी फैसल साहब ने ये को मन्नत मानी हुई थी कि अगर मैं चीफ जस्टिस बन गया तो मैं नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनवाऊंगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने स्क्रूटनी कमेटी तश्कील देकर अदालत को धोखा देने की कोशिश की। अगर हम इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दें तो आपको अच्छा लगेगा? क्या इलेक्शन कमीशन मुल्क के साथ मुखलिस है? चीफ जस्टिस ने कहा कि बाकायदा सिस्टम के तहत इदारे तबाह किए जाएँ तो मुल्की इदारे से कौन मुखलिस होगा? जिनकी तहकीकात होनी थी उनकी वकालत इलेक्शन कमीशन के वकील कर रहे हैं। भाई बात यह है कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो हैं उनको आप क्यों नहीं बुलाते? उधर तो आपने चेयरमैन पैमरा को बुला लिया, यहाँ आप सिकंदर सुल्तान राजा को क्यों नहीं बुलाते? जस्टिस अतर मिल्लर ने कहा कि हर साल हर जमात की फंडिंग की तहकीकात होती हैं, इलेक्शन कमीशन की अपनी शफाफियत होगी तो ही शफाफ इंतखाबात करवा सकेगा। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि इंशाल्लाह शफाफ इंतखाबात कराएंगे, जिस पर चीफ जस्टिस ने उन्हें खबरदार किया कि मौजू तब्दील ना करें। मतलब काजी साहब ने कहा कि शफाफ इलेक्शन की काजी साहब इलेक्शन की बात पर भी नहीं आते, क्योंकि इस वक्त नवाज शरीफ भी इलेक्शन नहीं चाहते, तो काजी साहब कैसे इलेक्शन, जब नवाज शरीफ अगर चाहेंगे कि इलेक्शन हो तो फिर काजी साहब कहेंगे कि इलेक्शन कराओ। इस दौरान PTI और MKM की जानिब से दायर नज़रसानी की दरखास्तें वापस ले ली गई और मुस्लिम लीग ज़ियाउल हक के वकील ने अपनी नज़रसानी दरखास्त पर अपना मौक़िफ़ रखते हुए कहा कि वो दरखास्त वापस नहीं ले रहे। वकील ने कहा कि दरखास्त गुजार साबिक आर्मी चीफ और सदर पाकिस्तान के बेटे हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आर्मी चीफ कहें, मैं ज़ियाउल हक को सदर पाकिस्तान नहीं कहूँगा। वकील ने कहा कि वो वाहिद सदर हैं जिनका नाम आइन में लिखा गया है, जिस पर जस्टिस काजी फैसल ने कहा कि आइन में किसी ने अपना नाम लिखवाया, उससे आइन मजरू हुआ। एक जनरल का बेटा कह रहा है कि एक जनरल ने रिपोर्ट में उनके खिलाफ कुछ लिखा है। अल्लाह ताला को ये बात पसंद नहीं कि एक दिन का इल्म नहीं। और ज़ियाउल हक ने कहा कि 5 साल सदर रहेंगे और अपना नाम आइन में लिखवा लिया। उसके बाद जो तहरीरी हुक्मनामा है उस पर खैर मैं चलें इसका मुख्तसर बता देता हूँ। जब तहरीरी हुक्मनामा बाकायदा आएगा तो फिर मैं वो भी आपके सामने जो है वो रख दूँगा। इसमें जो है वो जो चीज़ें कही गई हैं मैं जल्दी जल्दी आपके सामने रख देता हूँ। जो कोर्ट रूम में लिखवाया गया
उसमें कहा गया कि फरीकैन के वकला को सुनने के बाद 3 बजकर जब ये सुना तो ये तो टाइम वैसे लिखा गया कि 3:05 पर जस्टिस काजी फाइसा ने हुक्मनामा लिखवाना शुरू किया और 1 घंटे और 15 मिनट में मुकम्मल कराया। और अटॉर्नी जनरल ने फैसले में लिखा गया कि अटॉर्नी जनरल ने जवाब जमा कराया है, जिससे जाहिर होता है कि हुकूमत संजीदा नहीं है। अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि वो तजवीज़ देंगे कि वफाकी हुकूमत इस मामले में कमीशन कायम करे। अटॉर्नी जनरल ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बजाय यानी कमीशन बनाया जाए। अटॉर्नी जनरल ने मुख्तसर इल्तवा मांगा है। अदालत ने वज़ारत दिफा और IB की दरखास्तें वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी हैं। वज़ारत दिफा की दरखास्त भी निपटा दी, IB की भी दरखास्त निपटा दी, PTI ने भी वापस ले ली, MKM ने भी वापस ले ली। सुप्रीम कोर्ट ने एजाजुल हक की हद तक नज़रसानी की दरखास्त निपटाते हुए हुक्मनामे में कहा है कि एजाजुल हक ने ISA रिपोर्ट में जिक्र होने पर नज़रसानी दरखास्त दायर की। हुक्मनामे में कहा गया है कि एजाजुल हक ने बयान हल्फी दिया है जिस पर यकीन न करने की कोई वजह नहीं। एजाजुल हक की दरखास्त निपटाई जाती है। अदालत ने शेख रशीद अहमद को नोटिस जारी करते हुए मौक़िफ़ तलब किया है कि शेख रशीद दरखास्त वापस लेने पर मौक़िफ़ ने बसूरत दीगर उनकी दरखास्त अदम पैरवी पर खारिज की जाएगी। अदालत ने इसके अलावा समात में दीगर अमूर पर हुक्मनामा लिखवाते हुए कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने तहरीक लब्बैक से मुतालिक रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक लब्बैक ने कुछ फंड्स फराहम करने वालों की तफसीलात मुहैया नहीं की। अदालत ने हुक्म में लिखवाया कि यह हैरानकुन है कि इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन को कुछ गैर कानूनी नहीं लगा। इलेक्शन कमीशन ने 15 लाख की फंडिंग को पिनट का। अदालत ने तहरीक लब्बैक के अकाउंट्स की सिक्योरिटी के बारे इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी, जिस पर कमीशन ने मामले का कानून के मुताबिक दोबारा जायज़ा लेने की मोहलत मांगी है। यानी TLP के हवाले से भी रिपोर्ट मुस्तरद और जो वफाकी हुकूमत ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने का कहा था वो भी मुस्तरद। कहा गया कमीशन बनाए। फैसले में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने 3 माह की मोहलत मांगी है, जिस पर 1 माह की मोहलत दी जाती है। आप ये सब और कहा गया कि इलेक्शन से पहले ये सब करें। मैंने आपको बताया ना कि इलेक्शन कमीशन से पाबंदी लगवाई जाएगी TLP पे भी। अदालती हुक्म में कहा गया कि साबिक चेयरमैन पैमरा अबसार आलम ने बयान हल्फी जमा कराया। बयान हल्फी में एक इनफरादी शख्स और उनकी नामालूम मातहत अलकारों पर संगीन इल्ज़ामात किए हैं। हुक्मनामे में करार दिया गया है कि पैमरा वकील से पूछा गया कि वो अबसार आलम के इल्ज़ामात पर क्या कहेंगे, जिस पर पैमरा के वकील एस रहमान ने कहा कि उन्हें कापी आज ही मिली है। पैमरा के वकील से पूछा गया कि अमल दरामद रिपोर्ट में फैसले पर अमल दरामद कहाँ है, जिस पर उन्होंने कहा कि वो इस अदालत के सामने दलाइल नहीं देना चाहते। पहले ये नहीं लिखा कि मैंने उनके साथ बदतमीज़ी की, मैंने बहुत उनके साथ ज़्यादती की, तब उन्होंने कहा कि मैं दलाइल नहीं देना चाहता। हुक्मनामे के मुताबिक चेयरमैन पैमरा सलीम बेग से पूछा गया कि नज़रसानी की दरखास्त क्यों दायर की, जिस पर उन्होंने मुतज़ाद बयान दिए। चेयरमैन की तवज्जो पैमरा कानून के सेक्शन 5 की जानिब दिलाई गई। हुक्मनामे में चेयरमैन पैमरा को मुखातिब करते हुए कहा गया है कि आपकी मोहर पर नाम के साथ बेग मौजूद नहीं, और चीफ जस्टिस का हुक्मनामे में नाम से बेग का लफ्ज़ हटाने की हिदायत की। हुक्मनामे में कहा गया कि चेयरमैन पैमरा से पूछा गया कि उन्होंने नज़रसानी दरखास्त क्यों दायर की। चेयरमैन पैमरा ने अदालत को गुमराह करने और मालूमात छुपाने की कोशिश की। अदालत ने फैसलाबाद धरना केस की फैसले पर अमल दरामद के हवाले से कमीशन के क़याम से मुतालिक अटॉर्नी जनरल से जवाब तलब करते हुए केस की मज़ीद समात 15 नवंबर तक जो है वो मुलतवी की है। ये समात का अहवाल है। सॉरी, क्योंकि समात 5 घंटे 10 मिनट की थी, वीडियो भी लंबी हो गई। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लकीम आप सब कामिल नासर। अल्लाह हाफ़िज़।